लाहौर सेशन, ठीक है। सो दिस सेशन was in 1929 and why do we know about this session? We know कि इस सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस was declared as the goal of the Congress. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करा जाएगा, ठीक है। January 26, 1930 was declared as the first independence or the Swaraj Day. Now there was this third point which said कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ना सिविल डिसोबीडियंस की जो सारी जिम्मेदारी है प्रोग्राम को लॉन्च करने का जो है, इट वाज ऑल गिवन टू गांधी, ठीक है। और कि ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर सकती है, ठीक है। सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि दैट दिस अबाउट दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Till here we have already complete what was in the pledge and everything. Now let us talk about the civil disobedience movement. और उसके अंदर क्या क्या थे? It started with the salt satyagrah. It started with the salt satyagrah and then the other upsurges and the movement जो बाकी की जो movement है वो शुरू होती है. But it started with the salt satyagrah. ठीक है? So this is what we are going to discuss. Now लाहौर कांग्रेस में उनको मैंडेट मिल चुका है कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर सकते हो। तो उससे उसको शुरू करने से पहले, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने से पहले गांधी ड्रू 11 डिमांड्स, उन्होंने 11 डिमांड्स को सामने रखा एंड these 11 demands were presented to the government and gave an ultimatum. तो उन्होंने फाइनल डेट दे दी कि भाई जनवरी 31, 1930 तक इफ यू एक्सेप्ट आवर डिमांड्स देन तो इट इज ओके, ठीक है। इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट आवर डिमांड्स बाय जनवरी 31, 1930 वी विल स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर दीज 11 डिमांड्स? सो सबसे पहले तो ये हमारा एक सब टॉपिक बन जाता है गांधीज 11 डिमांड्स, और याद रखना है दिस वाज बिफोर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ जनरल इंटरेस्ट की बातें थी, ठीक है। वो क्या क्या बातें थी? नंबर 1, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी एंड सिविल सर्विसेज बाय 50%, ठीक है। कि तो आप आर्मी पे जो खर्चा कर रहे हो, सिविल सर्विस पे खर्चा कर रहे हो, इसकी वजह से, इस एक्सपेंडिचर की वजह से जो पुअर पीपल है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए यू शुड रिड्यूस इट बाय 50%। सेकंड, इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन, जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, लिकर हैं, ओपियम वगैरह हैं, इन सब को टोटली प्रोहिबिट कीजिए, ठीक है। थर्ड थर्ड वाज कैरी आउट रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और द सीआईडी, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में आ जाएगा। फोर्थ वन, चेंज आर्म्स एक्ट अलाउइंग पॉपुलर कंट्रोल ऑफ इशू ऑफ फायर आर्म्स लाइसेंसेस। तो उस टाइम पे ना आर्म्स एक्ट जो था इट वाज एप्लीकेबल। ये आर्म्स एक्ट ना 1930s का नहीं है, दिस आर्म्स एक्ट वाज फ्रॉम 1878 ड्यूरिंग एंड इट वाज पास ड्यूरिंग द लॉर्ड लिटन एडमिनिस्ट्रेशन। इफ यू रिमेंबर, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास करा था 1878 में, ठीक है, जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के अगेंस्ट था। फाइन। नाउ व्हाई दिस आर्म्स एक्ट वाज पास? टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ द फायर आर्म्स, ठीक है, कि जो भी फायर आर्म्स होंगे उनकी प्रोडक्शन को, उनकी सेल को कंट्रोल करना है, ठीक है। और ये क्या करता था? इंडियंस को रिस्ट्रिक्ट करता था कि अगर इंडियंस को फायर आर्म्स कैरी करने तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनको वो हमेशा वो जो लाइसेंस है वो हमेशा लाइसेंस को कैरी करना पड़ेगा। तो दीज वर सर्टेन थिंग्स। तो बेसिकली इंडियंस के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी था, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ठीक है। दिस आर्म्स एक्ट वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय द आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो एक साइड इंफॉर्मेशन है विच यू शुड कीप इन माइंड, ठीक है। तो आर्म्स एक्ट को चेंज करने की बात करी। फिफ्थ, रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो किसी भी पॉलिटिकल उसमें मूवमेंट के दौरान आपने कैप्चर करे उनको रिलीज कर दो। पोस्टल रिजर्वेशन बिल एक्सेप्ट करो। पोस्टल रिजर्वेशन बिल के अंदर क्या होना था कि जो पोस्टेज जो स्टैंप होती है ना उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता। अगर प्राइस कम हो जाता तो इससे पुअर को और भी ज्यादा कम्युनिकेशन में बेटर हो पाता, ठीक है। सो इट वाज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स। दीज आर द 6 जनरल इंटरेस्ट की ये बातें थी। कैसी बातें थी? दीज वर द थिंग्स अबाउट जनरल इंटरेस्ट। नाउ सम वेरी स्पेसिफिक बुर्जुआ डिमांड्स, ठीक है। बुर्जुआ जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी, जो वेल्दी क्लास थी, ठीक है, उस वो क्लास क्या चाहती थी? दे वांटेड टू रिड्यूस द रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो टू 1 शिलिंग एंड 4 पेनीज, ठीक है। ना यहाँ पे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस चीज में कि एक तरफ तो रुपी था, ठीक है, और दूसरी तरफ पाउंड था विच वाज द करेंसी ऑफ
पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पाउंड वाज द करेंसी ऑफ ब्रिटेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ दिस 1 पाउंड इज डिवाइडेड इनटू 20 शिलिंग्स। किस में डिवाइड होता है ये? 20 शिलिंग्स में डिवाइड होता है। जैसे इंडिया के अंदर 1 रुपीज डिवाइडेड इनटू 100 पैसे, ठीक है। एंड दीज 20 शिलिंग्स विल अगेन बी डिवाइडेड इनटू 12 पेनीज, ठीक है। शिलिंग्स को तो हम एस से डिनोट करते हैं, पेनीज को हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि रुपी स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेशियो है, ठीक है, इसको कंट्रोल किया जाता था और ये बोला गया कि आपको 1 रुपी किसके इक्वल लेकर आना है? इट शुड बी इक्वल टू 1 शिलिंग एंड 4 पेनीज के इक्वल लेकर आना है, ठीक है। सो दिस शुड बी, इससे क्या होता, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो बुर्जुआ जो क्लास थी, वेल्दी क्लास थी, उसको काफी फायदा होता ट्रेड के अंदर, ठीक है। 8 पॉइंट वाज इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है उनके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। 9, रिजर्व द कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, कि इंडियंस जो है वो कोस्टल शिपिंग कर सकते हैं, कि जो इंडिया का जो पर्टिकुलर कोस्ट वाला जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें जो कोस्ट के थ्रू एंड थ्रू जो शिपिंग होती है वो इंडियंस कर सके, ठीक है। तो उनको ज्यादा बेटर प्रॉफिट हो सकता था। नाउ व्हाट वर सम ऑफ द पीजेंट्स डिमांड, प्रोलिटेरियट डिमांड्स क्या थी? 10th, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू बाय 50% एंड अबोलिश सोल्ट टैक्स, क्योंकि सोल्ट जो था, नाउ दिस सोल्ट वाज रिलेटेड विद एवरी क्लास ऑफ पीपल। इनको क्या करना पड़ता था कि ब्रिटिश के पास सोल्ट की मोनोपोली थी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास सोल्ट की मोनोपोली थी कि सोल्ट को मैन्युफैक्चर कौन कर सकता है, ठीक है। सोल्ट को मैन्युफैक्चर कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ना। इंडिया का इतना बड़ा कोस्ट था, वहां पर फार्मर्स थे, तो सोल्ट तो इजीली अवेलेबल था हर जगह पर कोस्टल एरियाज पे, बट वो सोल्ट हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते अपने डेली यूज के लिए भी। सो दिस वाज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी एंड दिस सोल्ट टैक्स वाज इंपैक्टिंग every aspect of Indian society, the peasants, the workers, the farmers, the wealthy people. Fine. So these are the 11 demands. एक बार इसको यहाँ पर एक बार पोज करो, इन दो को पहले एक बार करो, उसके बाद देन पोज हेयर, ठीक है, एंड डू दीज 11 डिमांड्स, ठीक है। तो गांधी की जो 11 डिमांड्स है वो हमने अब कर ली। तो गांधीज 11 डिमांड्स एंड वी नो ईच एंड एवरी डिमांड नाउ। नाउ ऑफ कोर्स द कमेटी इन्वेस्टेड गांधी with full powers to launch the civil disobedience movement। कौन सी कमेटी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ठीक है। By February end, Gandhi had decided to make salt as the central formula for the movement। कि गांधी ने क्या डिसाइड करा कि अभी हमने बात करी ना कि जो सोल्ट है इट वाज रिलेटेड विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उन्होंने सोल्ट को एक सेंट्रल थीम रखा, ठीक है। क्या रखा? सोल्ट को एक सेंट्रल थीम रखा कि ताकि हर प्रकार के जो लोग हैं, चाहे वो बुर्जुआ हो, पीजेंट्स हो, वर्कर्स हो, everyone can be, ठीक है, united for the civil disobedience movement, ठीक है। so now we know why salt was chosen as the important theme, ठीक है। this is one of the Gandhi statement, you can just go through this statement, ठीक है। so he broke the salt law by picking up salt at the Dandi village, ठीक है। इसको भी देखते हैं। तो सोल्ट वॉज अ लिंक बिटवीन द स्वराज, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस हम चाहते थे, एंड यूनिवर्सल ग्रीवांस ऑफ द रूरल पुअर। तो रूरल पुअर की जो प्रॉब्लम्स उनसे जुड़ा हुआ था। हालांकि सोल्ट वॉज वन ऑफ वेरी, इसका सिंबॉलिक नेचर था। कैसा नेचर था इसका? सिंबॉलिक नेचर था, ठीक है, बट साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इट ऑफर्ड द अर्बन पॉपुलेशन द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिंबॉलिक आइडेंटिफिकेशन विद द मास सफरिंग, ठीक है, कि जो मास जो सफर कर रहा है उसके साथ जो अर्बन लोग हैं वो जुड़ सके, रूरल तो जुड़े हुए हैं सोल्ट के रिगार्डिंग। सो दैट्स व्हाई सोल्ट वाज चोजन एज द इंपॉर्टेंट थीम। नाउ अब शुरू करते हैं इस चीज को। नाउ कम्स द दांडी मार्च एंड वी नो दांडी मार्च इज रिलेटेड विद द सोल्ट मार्च भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सोल्ट मार्च। ना यहाँ से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। अल्टीमेटम कब का दिया था? 31 जनवरी 1930 का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि इस दिन तक हमारी 11 डिमांड्स को मान लीजिए, ठीक है। नाउ कम्स दी दांडी मार्च, 2 मार्च आ चुका है 1930। गांधी ने वॉइसरॉय इरविन को इन्फॉर्म्ड कर दिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई हम ये जो है ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, हम ये काम करने वाले। अब वॉइसरॉय को तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लगा?
दैट ही थॉट कि ठीक है कुछ ज्यादा तो है नहीं, जाएंगे इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा सा सोल्ट वोल्ट करेंगे, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इससे अपोजिट हुआ। द गांधी अलोंग विद अ बैंड ऑफ 78 मेंबर्स फ्रॉम द साबरमती आश्रम, तो वहां से उन्होंने उस मार्च को जो है शुरू करा। ठीक है, तो 78 मेंबर्स फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन गुजरात, तो वहां से इन्होंने इस चीज को शुरू करा साबरमती आश्रम से। एंड ऑल अलोंग द डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस इन गुजरात दे रीच द एंडिंग पॉइंट विच इज दांडी। तो यहां से लेकर इस पॉइंट तक इट वाज 240 माइल्स। ठीक है, 240 माइल्स का एरिया था। अहमदाबाद साबरमती आश्रम, ठीक है, गुजरात के विलेज से उन्होंने पास करा। कहां पर पहुंचे? दांडी एक विलेज है, उसके कोस्ट पर गए। एंड सोल्ट लॉ वाज टू बी वायलेटेड बाय कलेक्टिंग सोल्ट फ्रॉम द बीच। ठीक है, तो एक सिंपल सा सिंबॉलिक जेस्चर था कि भाई हमने जो है आपका जो सोल्ट लॉ है विच इज अ सिविल लॉ, हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नाउ यहां से जो मूवमेंट शुरू हुई उसके लिए गांधी ने कुछ डायरेक्शंस दी थी। व्हाट वर दीज डायरेक्शंस? नंबर 1, जहां पर भी पॉसिबल हो सके आपको क्या करना है, सिविल डिसोबीडियंस ऑफ द सोल्ट लॉ आपको शुरू करना है। यहां से चीजें शुरू होंगी। फॉरेन लिकर एंड क्लोथ शॉप्स ये पिकेट करी जाएंगी, मना करा जाएगा, लोगों को अवेयर करवाया जाएगा। ठीक है, टैक्सेस रिफ्यूज कर दो पे करने से अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो रिजल्ट्स आएंगे उनको झेलने की रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, तो आप टैक्सेस को पे करने के लिए मना कर दो। लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक जो है वो लॉ कोर्ट्स में ना जाए, कहाँ जाए? अपने जो लिटिगेशन है, अपने जो केसेस है उनके रिगार्डिंग पंचायत वगैरह में इनको सोल्व करें। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं दीज आर टू बी, वो एनसीएम वाली गलती नहीं करनी। एनसीएम वाली क्या गलती थी? चोरी चोरा इंसिडेंट वाली, 5 फरवरी 1922। तो नॉन वायलेंस रखना है, हमेशा ट्रुथ को फॉलो करना है ताकि हम स्वराज को अटेन कर सके। लोकल लीडर्स जो है अगर बीच में गांधी, क्योंकि गांधी ने एक सोल्ट लॉ को ब्रेक करा, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी, देयर विल बी केस अगेंस्ट हिम। एंड इफ गांधी इज अरेस्टेड तो लोकल लीडर्स को फॉलो करा जाए, उनको ओबे करा जाए। ठीक है, दिस इज व्हाट गांधी वांटेड फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो बड़ी ही सिंपल सी अभी तक हमने बात देखी है। वी स्टार्टेड विद कि लाहौर 1929 के लाहौर सेशन में उनको परमिशन मिल गई थी। एंड ही गेव 11 डिमांड्स, दीज आर द 11 डिमांड्स। And salt was chosen as the central theme. Why it was chosen? Now we know why it was chosen. And then starts the Dandi March on 12th of March. ठीक है, 2 मार्च को वो इन्फॉर्म करते हैं, 12th मार्च को अपनी जो 240 माइल्स की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको शुरू कर देते हैं विद 78 मेंबर्स। अदर पीपल also started joining this particular movement. फाइन, तो इट स्टार्टेड 12th मार्च, कब तक? 6 अप्रैल 1930। दिस वाज द पीरियड ऑफ द दांडी मार्च। ठीक है, तो इस एक बार इसको अपनी टाइमलाइन में फिट कर लो। द मार्च, इट्स प्रोग्रेस एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, ये कंप्लीट मार्च इसमें क्या चल रहा था, इसका कहां कहां पर इम्पैक्ट हो रहा था, ये इंडियन न्यूज़पेपर्स और लंदन के न्यूज़पेपर्स ने वाइडली इसको काफी ज्यादा कवर करा। गुजरात में अलोन 300 विलेज ऑफिशियल्स दे रिजाइंड इन आंसर टू द गांधीज अपील। ये जो गांधी की अपील थी, दीज वर द अपील्स और द फ्यूचर एक्शन के लिए जो डायरेक्शंस थी। ठीक है, ही सेड ना कि द गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट, तो मैनी मेंबर्स डिड दिस। ठीक है, अब जो उन्होंने ये सोल्ट लॉ को ब्रेक डाउन कर दिया है, सोल्ट लॉ को उन्होंने डिसओबे कर दिया है, तो डिसओबीडियंस शुरू हो गया। तो नाउ दिस सोल्ट लॉ डिसओबीडियंस विल स्टार्ट। ठीक है, बिकॉज अंडर हिज फर्स्ट गाइडेंस ही सेड द सिविल डिसओबीडियंस ऑफ द सोल्ट लॉ शुड बी स्टार्टेड, और जहां जहां पर ये पॉसिबल हो इसको फैलाना है। नाउ देयर विल कम नंबर ऑफ एरियाज जहां पर ये सोल्ट लॉ डिसओबे करा जाएगा। ठीक है, तो नेहरू का तो अरेस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हो जाता है इन अप्रैल 1930। ठीक है, इन डिफाइंस ऑफ द सोल्ट लॉ। और जब इनका अरेस्ट होता है, मद्रास, कलकत्ता, कराची जैसे एरियाज में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है गांधी जी का अरेस्ट। हिज अरेस्ट केम ऑन 4 मई 1930। तो उनको ये बात पहले से पता थी कि अगर सोल्ट लॉ को ब्रेक डाउन करेंगे तो देयर विल बी अ केस एंड देयर विल बी अ अरेस्ट। इसलिए उन्होंने बोला था कि आपको मेरे जाने के बाद जो लोकल लीडर्स हैं उनको हर तरीके से ओबे करना है ताकि जो मूवमेंट है वो चल सके। ठीक है,
तो नेहरू इज अरेस्टेड, गांधी इज अरेस्टेड, ठीक है। गांधी क्या जब अरेस्ट हुए थे उससे जस्ट पहले उन्होंने बोला था कि मैं दर्शना सोल्ट वर्क्स एक फैक्ट्री है, ठीक है, दिस इज इन गुजरात, तो वहां पर जाऊंगा और वहां पर ये हम ब्रेक करेंगे सोल्ट लॉ को, ठीक है। बट उससे पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया, इसलिए बाद में दर्शना सोल्ट वर्क्स की तरह सरोजनी नायडू इस चीज को आगे कवर करेंगे। फाइन, तो ये दो तो हो चुके। आफ्टर गांधीज अरेस्ट द CWC, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इट सैंक्शनड व्हाट, द नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द रैयतवाड़ी एरियाज, कि जो रैयतवाड़ी एरियाज थे, इफ यू रिमेंबर दिस इज द एग्रीकल्चरल रेवेन्यू सिस्टम, रैयतवाड़ी एरियाज जो बॉम्बे वगैरह के एरियाज में था, मद्रास में भी था, ठीक है। तो वहां पर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू होगा, चौकीदारी टैक्स नहीं देना है, जमींदारी एरियाज के अंदर हम चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे। चौकीदारी टैक्सेस कि मान लो ये एक टैक्स जाता था कि जो भी एक पर्टिकुलर विलेज है वहां पर पुलिस को डिप्लॉय करा जाएगा ताकि वो थोड़ी सी वहां विजिलेंट रह सके, ठीक है, क्या चल रहा है, और उसकी पूरे एरिया की चौकीदारी, वॉचमैन टैक्स हम इसको बोल सकते हैं। तो जहां पर जमींदारी एरियाज है वहां पर हमको चौकीदारी टैक्स नहीं देना है, रैयतवाड़ी एरियाज में हमको रेवेन्यू पे नहीं करना है। सेंट्रल प्रोविंसेस जो बेरार वाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वहां पर जो फॉरेस्ट लॉज बनाए हुए हैं ब्रिटिशर्स ने उनको वॉयलेट करना है, फॉरेस्ट लॉज को हमें क्या करना, वॉयलेट। सो दीज वर द न्यू कमांड्स गिवन बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया भाई, ठीक है, बता दो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नाउ सत्याग्रह एट डिफरेंट प्लेसेस, दिस सत्याग्रह इज रिलेटेड विद द सोल्ट सत्याग्रह, ठीक है, किससे रिलेटेड है, सोल्ट सत्याग्रह से। अगर इससे पहले पॉइंट याद नहीं हुए तो पहले उस पे जाना, बिकॉज दिस सत्याग्रह एट डिफरेंट प्लेसेस दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लॉन्ग, ठीक है। तो टेक अ वेरी डीप ब्रेथ, इसको लो और इन चीजों को याद करने की कोशिश करना। अब करना क्या है वो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एरिया आएगा आपके सामने, इट विल बी तमिलनाडु, ठीक है। उसका ईयर एक तो याद रखो कि वो कब किस पीरियड में वो काम होने लग रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वहां पर लीडर कौन है, ठीक है, जो वो ब्रेक डाउन कर रहा है, एंड सम यूनिक पॉइंट अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, कोई भी यूनिक पॉइंट, ठीक है। तो इन चीजों पे सबसे ज्यादा आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। तमिलनाडु एरिया में अप्रैल 1930, ठीक है, अप्रैल 1930 सी राजगोपालचारी, ठीक है, और इन्होंने तिरुचिरापल्ली, ठीक है, वहां से लेके वेदरण्यम ऑन द तंजोर कोस्ट, तंजोर कोस्ट इन इज इन तमिलनाडु, ठीक है, टू ब्रेक द सोल्ट लॉ। तो हमें एरिया मिल गया, ठीक है, वी हैव द लीडर, वी हैव द डेट, एंड वहां पर उन्होंने क्या करा, तंजोर कोस्ट के ऊपर, तो तंजोर कोस्ट भी आ सकता है, तमिलनाडु भी आ सकता है, इट इज रिलेटेड विद सी राजगोपालचारी। तो एक बार पहले इसको याद कर लो, ठीक है। उसी एरिया में चुलई मिल स्ट्राइक हुई थी, यू कैन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि चुलई मिल स्ट्राइक दिस हैपेंड इन तमिलनाडु एरिया। फिर केरला वाले एरिया में चलते हैं, द अपोजिट साइड, वहां पर मालाबार कोस्ट है, तो तंजोर कोस्ट पे तो हमने देख लिया, तंजोर कोस्ट तमिलनाडु में हमने देख लिया, मालाबार कोस्ट में के केलप्पन, ठीक है। तो ही वॉज अ कांग्रेस लीडर फेम्ड विद वाइकोम सत्याग्रह, ये हम बाद में देखेंगे वाइकोम सत्याग्रह। ही ऑर्गेनाइज सोल्ट मार्चेस, पी कृष्णा पिल्लई, द फ्यूचर फाउंडर ऑफ द केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट, heroically defended the national flag in the face of police लाठीचार्ज on Calicut beach in November 1930। तो देख रहे हो ये हमारे लिए एक यूनिक पॉइंट बन गया। तो पहले तो मालाबार कोस्ट पे कौन था, के केलप्पन थे, के केलप्पन किससे रिलेटेड है, वाइकोम सत्याग्रह से। करो करो साथ में याद करो यार, यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज इट साइड बाय साइड, इनको फेस वैल्यू पर मत लेकर जाओ इस चैप्टर को। रिमेंबर व्हाट योर ड्रीम इज, ठीक है, थोड़ा सा उस ड्रीम को एक बार हल्का सा याद कर लो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड कीप गोइंग। के केलप्पन कहां पर है, मालाबार कोस्ट में, क्या करा उन्होंने, वाइकोम सत्याग्रह, ठीक है, और उन्होंने सोल्ट मार्चेस ऑर्गेनाइज करी मालाबार कोस्ट के ऊपर। उसी एरिया में है पी कृष्ण पिल्लाई, पी कृष्ण पिल्लाई, इन्होंने क्या शुरू करा था, केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू करा था, और इन्होंने नेशनल फ्लैग को बचाते रहे, लाठीचार्ज चलता रहा, कहां पर, कैलीकट बीच केरला के अंदर, ठीक है। सो दिस इज आर यूनिक पॉइंट। उसके बाद हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के एरिया में। अब आंध्रा रीजन में डिस्ट्रिक्ट सोल्ट मार्चेस वर ऑर्गेनाइज्ड इन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड गुंटूर के एरिया में, ठीक है। अ नंबर ऑफ शिबिराम्स, मिलिट्री स्टाइल कैंप्स, तो कैंप्स वगैरह एस्टेब्लिश कर दिए उन एरियाज में, ठीक है, वहीं पर लोग रुकने लगे, रहने लगे, ठीक है।
were to set up as serve as the headquarters of the salt सत्याग्रह। तो शिबिराम्स जो एक मिलिट्री स्टाइल कैंप्स होते हैं वो कौन से रीजन की खास बात थी? आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट कम्स ओडिशा, गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है, ही वाज अ गांधीयन हु सोल्ड ब्रेक प्रूव्ड इफेक्टिव इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ बालासोर, कटक एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट्स। सो दीज एरियाज बालासोर, कटक एंड पुरी, दीज आर रिलेटेड विद ओडिशा। वहां पर कौन थे? गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है। तो ओडिशा में कौन हो गए? गोपाल बंधु चौधरी। आंध्र प्रदेश में शिबिराम्स इंपॉर्टेंट है। मालाबार में के केलप्पन एंड पी कृष्ण पिल्लाई, एंड वी नो तंजौर कोस्ट के ऊपर सी राजगोपाल चारी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं असम के एरिया में। नाउ द सिविल डिसोबीडियंस फेल्ड टू रिगेन द हाइट अटेन ड्यूरिंग द 1921-22। नाउ जो 1921-22 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस उतनी हाइट गेन नहीं कर पाया असम के एरिया में। काफी इसके रीजंस थे। नंबर 1 वाज द ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द असमीज एंड द बंगालीज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसलिए ना ये यूनाइटेड हो पाए, ना ये सिविल डिसोबीडियंस अच्छे से हो पाया। सेकंड, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। टेंशंस डेवलप हो रही थी धीरे धीरे, बिकॉज मुस्लिम पीजेंट्स फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड ईस्ट बंगाल वर एंटरिंग द असम एरिया, ठीक है। ईस्ट बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो ईस्ट बंगाल वाला एरिया था वहां पर मुस्लिम पीजेंट्स थे, दे वर मूविंग आउट टुवर्ड्स द एरियाज ऑफ असम। तो ये सब रीजंस थे कि वहां पर पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। क्या चल रहा था? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसकी वजह से जब यूनिटी नहीं रहेगी तो सिविल डिसोबीडियंस रहेगा क्या? हाँ बोलो, सिविल डिसोबीडियंस नहीं रहेगा। उसके अलावा वहां पर स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन था वो भी कम हो गया असम में। क्यों कम हो गया? इस क्यूनिंगम सर्कुलर की वजह से एक नोटिस पास हुआ, सर्कुलर नोटिस पास हुआ, क्यूनिंगम नोटिस और सर्कुलर, ठीक है। तो जब भी ये वर्ड आएगा क्यूनिंगम सर्कुलर, तो हमें क्या बात याद रखना है? इस नोटिस में लिख रखा था कि असम के जो स्टूडेंट्स है ना वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसमें उनकी पनिशमेंट्स वगैरह लिख रखी थी। मई 1930 में ये क्यूनिंगम जो है सर्कुलर पास हुआ था। मई 1930, स्टूडेंट्स विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिक्स। ये क्यों पास करा गया था? ताकि स्टूडेंट्स को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से रोका जा सके, ठीक है। नाउ दिस सर्कुलर वाज पास्ड बाय J.R. क्यूनिंगम, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये है। एंड ही वाज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन ऑफ असम। तो कैन यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर यूनिक पॉइंट ऑफ असम? ठीक है, ये हमें याद रहेगा, क्यूनिंगम सर्कुलर। उसके अलावा चंद्रप्रभा सैकियानी इन दिसंबर 1930 इंसाइटेड द अबोरिजिनल कचारी विलेजेस, ठीक है। तो चंद्रप्रभा साइकियानी ने 1930 के अंदर क्या करा? वहां के जो अबोरिजिनल जो थे ना, जो ट्राइबल एरियाज थे, कचारी विलेजेस को, उनको इंसाइट करा और बोला कि भाई तुम है ना फॉरेस्ट लॉज को ब्रेक डाउन कर दो, ठीक है। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे असम कांग्रेस ने इस चीज के लिए डिनाई कर दिया। तो ये भी हमारे दिमाग में रहेगा कि कचारी विलेजेस एंड चंद्रप्रभा साइकियानी, ठीक है, दे वांटेड टू ब्रेक द फॉरेस्ट लॉ इन दैट एरियाज, लेकिन असम के कांग्रेस लीडरशिप ने लोकल कंडीशंस को देखते मना कर दिया उस एरिया में। तो वी कैन रिमेंबर दीज फ्रॉम असम, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स इज बंगाल। टेक अ ब्रेक, pause the video if you want to, just take a deep breath and 10 seconds and then start with Bengal, ठीक है। Okay, the Bengal Congress, it was divided into two factions by led by Subhash Chandra Bose and James Sengupta। तो बंगाल की कांग्रेस तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस एक सेक्शन को लीड कर रहे थे, सेकंड सेक्शन को कौन लीड कर रहे हैं? जेम्स सेनगुप्ता, ठीक है। एंड जेम्स सेनगुप्ता वाज इन्वॉल्वड इन द कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन एलियनेशन ऑफ द कलकत्ता बदरलोक लीडर्स फ्रॉम द रूरल मासेस। तो वहां पर ये जो बेसिक डिवीजन चल रहा है, ठीक है, वो कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्शंस के लिए वो कर रहे हैं, तो रूरल मासेस से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो ये जो लोग हैं वो थोड़े से उनके बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो कम्युनल राइट्स वर सीन इन द डेक्का एंड द किशोरगंज एरियाज एंड देयर वाज लिटिल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द मूवमेंट, ठीक है। तो एक तो हमने असम के एरिया में देख लिया कि लिटिल पार्टिसिपेशन क्यों था, उसके रीजंस हमने देख लिए। असम और बंगालीज की लड़ाई, हिंदू और मुस्लिम्स की लड़ाई,
मुस्लिम पीजेंट्स का ईस्ट बंगाल से असम में इनफ्लो करना और असम के लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। बंगाल वाले एरिया में क्या हुआ, देयर वाज डिवीजन बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड जेम्स सेन गुप्ता। ये कॉरपोरेशन इलेक्शंस की बात कर रहे थे, जो रूरल मासेस इनसे बिल्कुल अपोजिट थे, तो कहीं ना कहीं ये एलियनेट हो गए। उसके अलावा कम्युनल राइट्स भी चल रहे लग रहे हैं, रिलीजियस राइट्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, उसकी वजह से भी मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, इस एरिया में वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल का अब इतना बड़ा एरिया था, बंगाल प्रोवाइडेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट होने जरूरी थे, तो अरेस्ट भी बहुत ज्यादा हुए, एंड हाईएस्ट नंबर अमाउंट ऑफ वॉयलेंस वाज आल्सो इन द रीजन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी ने इस चीज के लिए मना करा था कि वॉयलेंस वगैरह मत करना, ठीक है, बट दे आर स्टिल डूइंग इट, ठीक है। उस एरिया में सत्याग्रह करना, चौकीदारी टैक्स को ना भरना, ये सब चीजें चल रही थी, सोल्ट सत्याग्रह चल रहा था। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रिवोल्यूशनरी जो ग्रुप थे, रिवोल्यूशनरी ग्रुप से लाइक सूर्य सेन, उन्होंने चिटगोंग आर्मरी रेड करी थी। चिटगोंग रिवोल्ट ग्रुप था कि आर्मरीज को लूटेंगे, हथियार लूटेंगे और अपनी खुद की गवर्नमेंट को, प्रोविजनल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे, प्रोविजनल टेम्पररी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे। तो दिस वाज आल्सो गोइंग ऑन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और द सोल्ट सत्याग्रह इज गोइंग इन द एरियाज ऑफ बंगाल, ठीक है। तो असम देख लिया, बंगाल देख लिया, ओडिशा हमने देख लिया, गोपाल बंधु चौधरी के बारे में समझ लिया, आंध्र प्रदेश के शिवराम्स को देख लिया, मालाबार के किलप्पन और पी कृष्ण पिल्लाई को देख लिया, ठीक है, एंड तमिलनाडु तंजोर कोस्ट पे सी राजगोपालचारी। तो वी हैव बेसिकली सीन 6 एरियाज। नाउ लेट्स कम टू द बिहार एरिया। बिहार में जो चंपारण जो एरिया था, सारण का जो एरिया था, ये वो फर्स्ट 2 डिस्ट्रिक्ट से जो सोल्ट सत्याग्रह से इंपैक्ट हुए थे, ठीक है। इन पटना नाकस पॉन्ड वाज चोजन एज द साइट टू मेक दिस सोल्ट, ठीक है। अब बिहार का जो एरिया है वो कोस्ट वाले एरिया पे तो लोकेटेड नहीं है, क्या है, तो वहां पर जो पोंड वाले जो एरियाज थे ना, उन्हीं को चूज करा गया सोल्ट बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब पोंड के एरिया को हम यूज करेंगे तो कुछ फिजिकल लिमिटेशंस आएंगे, नहीं आएंगे इस एरिया में, ठीक है, फिजिकल लिमिटेशंस आएंगे, इसलिए इन एरियाज में सोल्ट सत्याग्रह से चेंज होकर बाद में चौकीदारी टैक्स और वगैरह ये सब इनके ऊपर ज्यादा फोकस आ गया, नो चौकीदारी टैक्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। नाउ नाकस पॉइंट के वहां पर सोल्ट लॉ वाज ब्रोकन अंडर अंबिका कांत सिन्हा। तो बिहार, नाकस पॉइंट, अंबिका कांत सिन्हा। अ वेरी पावरफुल नो चौकीदारी एजिटेशन रिप्लेस दी सोल्ट सत्याग्रह। तो हम ये डिस्कस कर लिया क्योंकि फिजिकल कंस्ट्रेंट से सोल्ट बना नहीं सकते थे उस एरिया में, ठीक है। छोटा नागपुर के एरिया में जो ट्राइबल बेल्ट है, छोटा नागपुर के एरिया के विच इज नाउ इन झारखंड, वहां पर बोंगा मांझी एंड सोमरा मांझी, ये दोनों नाम याद कर लो, बोंगा मांझी एंड सोमरा मांझी, ट्राइबल बेल्ट ऑफ छोटा नागपुर। They were influenced by Gandhism and they led a movement in Hazaribagh area which combined socio-religious reform along Sanskritizing lines in which the followers were asked to give up meat and liquor and use khadi, ठीक है। तो इन एरियाज के अंदर ट्राइबल बेल्ट ऑफ छोटा नागपुर, बोंगा मांझी एंड सोमरा मांझी ने क्या करा, हजारीबाग के एरिया में उन्होंने सोल्ट सत्याग्रह तो करा, दे डिड सोल्ट सत्याग्रह, एग्रीड, उन्होंने सोल्ट सत्याग्रह करा। अच्छा, जो फॉरेस्ट लॉज थे उनको ब्रेक डाउन करा, यस। उसके अलावा संस्कृताइजिंग भी रिफॉर्म मूवमेंट उन्होंने शुरू करे। संस्कृताइजिंग मतलब कि लोगों ने मीट खाना छोड़ दिया, लिकर पीना छोड़ दिया और खादी को यूज करना शुरू कर दिया। तो आपको ये याद रखनी है, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी चल रहे थे, दैट इज द संस्कृताइजिंग मूवमेंट। किन एरियाज में, हजारीबाग एरियाज में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पेशावर। पेशावर पाकिस्तान वाले पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है। वहां पर कौन है, खान अब्दुल गफर खान। पेशावर में कौन है, खान अब्दुल गफर खान। वहां पर उन्होंने एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म वर्क करा अमंग द पठान जो वहां के हैं, उनको अवेयर करवाया पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में। नाउ खान अब्दुल गफर खान वाज नोन एज द बादशाह खान और द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर मतलब जो बॉर्डर का एरिया है, तो वहां पर जो वो काम कर रहे थे वो उनको बोला जाता था फ्रंटियर गांधी, ठीक है, और क्या बोला जाता था, बादशाह खान। वहां पर ही स्टार्टेड द फर्स्ट पुश्तो पॉलिटिकल मंथली पुख्तून।
वहां पर उन्होंने एक मैगजीन शुरू करी क्योंकि वो लोगों को पॉलिटिसाइज्ड करना चाहते थे, पॉलिटिकली अवेयर करना चाहते थे। तो पेशावर के एरिया में खान अब्दुल गफर खान ने ही स्टार्टेड द मंथली मैगजीन पुख्तून। वॉलंटियर ब्रिगेड शुरू करी, वॉलंटियर ग्रुप शुरू करे जिनको बोला जाता था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, अब ये रेड कलर की शर्ट्स पहनते थे इसलिए इनको रेड शर्ट्स भी बोला जाता था। इनका काम क्या था? फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वर्क करना, नॉन वॉयलेंस के लिए वर्क करना। सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशावर एरिया। कौन थे वहां पर? खान अब्दुल गफर खान थे। ठीक है, नेक्स्ट सोलापुर। अब शोलापुर वाला जो एरिया है महाराष्ट्र वाला, इट इज अ इंडस्ट्रियल टाउन इन द सदर्न महाराष्ट्र। इट सो द फियर्सेस्ट रिस्पॉन्स टू गांधीज अरेस्ट। तो गांधी का जब अरेस्ट हो गया उसके बाद ये काफी गुस्से में आ गए, टेक्सटाइल वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, लिकर शॉप्स को बर्न कर दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। सो यहाँ पर इस एरिया में मार्शल लॉ भी इम्पोज करना पड़ गया था। तो ये वाली चीज हम याद रखेंगे, शोलापुर एरिया। देन कमिंग बैक टू द दर्शना सोल्ट वर्क्स। क्यों गांधी जी इस जगह पर जाने की कह रहे थे, उससे पहले इनका अरेस्ट हो गया। उसके बाद मई 21 1930 सरोजनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल। मनीलाल वॉज गांधी सन। ठीक है, गांधी के 4 सन थे। ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई, देखिए ना उसमें गांधी के 4 सन के बारे में बताया था। व्हाट आर द नेम्स ऑफ गांधीज 4 सन्स। ठीक है, ओके। तो गांधी के मनीलाल थे वहां पर, इमाम साहिब थे, सरोजनी नायडू थी। दीज पीपल वर्क टुवर्ड्स द दर्शना सोल्ट वर्क्स। ठीक है, वहां पर इन्होंने एक रेड कंडक्ट करी दर्शना सोल्ट वर्क्स में। वहां पर लाठीचार्ज होता है, कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है, सम आर इंजर्ड। द न्यू फॉर्म ऑफ सोल्ट सत्याग्रह वाज ईगरली अडॉप्टेड बाय पीपल इन वडाला, कर्नाटका के सनिकता सोल्ट वर्क्स में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे कि सनिकता सोल्ट वर्क्स कर्नाटका में है। आंध्रा, मिदनापुर, बालासोर, पुरी, कटक, तो ये जितनी भी हैं, ठीक है, तो दीज एरियाज वर जिनके अंदर सोल्ट सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो रिमेंबर कि दर्शना सोल्ट वर्क्स में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। फाइन, अब आ जाते हैं गुजरात के मेन एरियाज में। कहां कहां पर इंपैक्ट हुआ था? आनंद, ठीक है, डेयरी वगैरह भी है। ठीक है, और बोरसाद, नादियाद एरियाज ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, बरदोली इन द सूरत डिस्ट्रिक्ट, बरदोली सत्याग्रह से इसको कनेक्ट करो। ठीक है, जाम्बूसर इन द बारूच डिस्ट्रिक्ट। सो दीज वर द एरियाज जो गुजरात के सोल्ट सत्याग्रह में इंपैक्ट हुए थे। ठीक है, नाउ पुलिस अब क्या कर रही थी? पुलिस बीच में अपना रिप्रेशन जो है, जो लाठीचार्ज है वो वगैरह उसको कंटिन्यू कर रही थी। तो उसी एरिया में ना बड़ौदा प्रिंसली स्टेट है। क्या है? बड़ौदा प्रिंसली स्टेट। तो कुछ विलेजर्स ने तो क्या करा, बॉर्डर क्रॉस करके ब्रिटिश के एरिया से बड़ौदा में चले गए और वहां पर अपने कैंप्स वगैरह लगा लिए और ऐसे खुले में अपना जीने लगे। ठीक है, महाराष्ट्र कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस के एरियाज में वहां पर भी सेम चीजें हुई। फॉरेस्ट लॉस को ब्रेक डाउन करा गया, जैसे ग्रेजिंग का जो टाइम पीरियड था उसको ब्रेक डाउन करा। टिम्बर रिस्ट्रिक्शन, जो वुड के रिगार्डिंग जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। पब्लिक सेल ऑफ इलीगली एक्वायर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस उन्होंने करना शुरू करा। तो दीज वर सर्टेन जो लॉज थे जो ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किए थे एंड पीपल वर ब्रेकिंग डाउन, दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज सिविल डिसओबीडियंस, डिसओबे करा इन लॉज को। यूनाइटेड प्रोविंस विच इज टुडेज उत्तर प्रदेश, ठीक है, उस एरिया में यूनाइटेड प्रोविंस में क्या करा, अ नो रेवेन्यू कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, नो रेंट कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड कि जमींदार को हम ना रेंट देंगे ना ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू देंगे। दीज वर द टू थिंग्स व्हिच वाज इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। नाउ एक ट्रूली इंपॉर्टेंट चीज, मणिपुर और नागालैंड के एरिया में वहां पर ना जो चल रहा था, वहां पर हिराका मूवमेंट चल रहा था। जो नागालैंड का एरिया था, मणिपुर का एरिया था, वहां पर हिराका मूवमेंट चल रहा था। एंड हाइपो जदोनैंग, ठीक है, हाइपो जदोनैंग, ही वाज वन हु वाज इन दिस हिराका मूवमेंट। हिराका मूवमेंट बेसिकली द प्योर मूवमेंट। ठीक है, तो उनका अपना कल्चरल मूवमेंट चलने लग रहा था उस एरिया में। अब वो हिराका मूवमेंट धीरे धीरे पॉलिटिकली अटैच्ड हो जाता है किसके साथ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ। ठीक है, तो वहां पर अपना रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था, इट गोट अटैच विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वहां पर एट द एज ऑफ 13 रानी गिदिनल्यू, ठीक है, सो ही शी वाज अ नागा स्पिरिचुअल लीडर। उन्होंने अपने कजन हाइपो जोदोनैंग
ठीक है, उनके साथ मिलकर व्हाट शी स्टार्टेड which is now in the state of Manipur, she raised the banner of revolt against the foreign rule. तो पहले तो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था नॉर्मली, बाद में रिवोल्ट शुरू हो गया अगेंस्ट द फॉरेन रूल दैट वी हैव टू ब्रिटिशर्स को हमें इस एरिया से कंप्लीटली बाहर करना है। ठीक है, रानी गेंदनलू बाद में अरेस्ट भी हो जाती है व्हेन शी इज अरेस्टेड, एंड जवाहरलाल नेहरू भी उसी पर्टिकुलर जेल में होते हैं। शी वाज गिवन द टाइटल ऑफ रानी और द क्वीन ऑफ द हिल्स, इसको याद रख लो, क्वीन ऑफ द हिल्स, रानी का टाइटल मिलता है गेंदनलू को, कौन देता है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनसे प्रोमिस भी करते हैं कि जब मैं बाहर आ जाऊंगा ना तो आपको फटाफट जो है बाहर निकालेंगे यहाँ से। तो वहां पर तो उनका खुद का रिफॉर्म रिलीजियस मूवमेंट चल रहा था, धीरे धीरे वो पॉलिटिकल बन जाता है और ब्रिटिश अथॉरिटीज हाउपाउ को क्या कर लेते हैं? हैंग कर देते हैं, उनको उनकी डेथ हो जाती है। रानी को कैप्चर कर लेते हैं एंड शी वाज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 1946 में, ठीक है, वो उनका ट्यूरा जेल विच इज इन मेघालय, वहां से उनको फाइनली रिलीज करती है। शी इज ऑल्सो वोन द पद्म विभूषण अवार्ड एज वेल। ठीक है, सो ये जो मणिपुर नागालैंड वाला जो एरिया है, ठीक है, और ये जो हिराका मूवमेंट है, तो ये हमारे लिए भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लाइटली मत लो। ठीक है, डोंट थिंक, एज आई ऑलवेज टेल यू, डोंट थिंक इट एज अ हिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये भाई हम स्कूल्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ इट इज अबाउट द कंपटीशन। किसके बारे में बात चल रही है? कंपटीशन की। इसको सब्जेक्ट देखोगे तो स्कूल की तरह थॉट प्रोसेस आ जाएगा, नंबर लाने, ये करना है, वो करना है। कंपटीशन की तरह देखो, एक एक पॉइंट के अंदर यू हैव टू सी अ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से तुम्हें वो क्या पूछ सकता है, तुम उसका क्या आंसर को टिक करोगे, दैट इज व्हाट योर पर्पस शुड बी। और ये जब आग लगती रहेगी ना तुम्हारे मन में, ये जो आग लगती रहेगी, देन यू विल कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स विद कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मणिपुर और नागालैंड वाला। उसके बाद व्हाट वर द फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन। अब हमने ना जितने भी जगहों पर सोल्ट सत्याग्रह थे, फॉरेस्ट लॉज थे, नो चौकीदारी टैक्स वगैरह था, वो सब हमने कर ले। ठीक है, अगर एक बार यहाँ पर अगर तुम एक बार इसको पोज कर दो और अपनी एक बार लिस्ट बना लो, ठीक है, एरियाज की, आई नो यू आर नॉट पोजिंग द वीडियो, प्लीज पोज द वीडियो, एरियाज की, प्लेस की लिस्ट, टाइम पीरियड कब हुआ, वहां का लीडर कौन था, एंड व्हाट वाज द यूनिक पॉइंट अबाउट इट, और फिर इस लिस्ट को याद करने के लिए अपना रख दो। ठीक है, अब अपना पोज रिमूव कर दिया आपने, होपफुली आपने पोज रिमूव कर दिया। अब हम मोबिलाइजेशन की फॉर्म्स देखेंगे कि ठीक है, सोल्ट सत्याग्रह तो चल रहा था, उसके अलावा लोग जो है मोबिलाइज्ड कैसे हो रखे थे, ठीक है, कैसे वो काम कर रहे थे। प्रभात फेरीज थी, इवनिंग में लोग ग्रुप्स बना के बाहर निकलते थे, लोगों को अवेयर कराते थे, डांस, सिंगिंग वगैरह ये सब चलता था। अच्छा, बच्चों के लिए वानर सेनाज बनाई हुई थी, द मंकी आर्मीज बनाई हुई थी कि वो जाके छोटे छोटे पिकेटिंग वगैरह के काम करेंगे। मंजरी सेनाज बनाई हुई थी, द कैट आर्मी फॉर द गर्ल्स बनाई हुई थी। ठीक है, सीक्रेट पत्रिकाज निकाली गई। ठीक है, अब फटाफट बता दो, बिना इस वीडियो को पीछे करे ये बता दो कि जो पेशावर का एरिया था वहां पर एक मंथली मैगजीन शुरू करी थी फ्रंटियर गांधी ने। ठीक है, उस मैगजीन का नाम क्या था? ये रोक दो वीडियो को, ये कमेंट बॉक्स उठाओ और वहां पर उस मैगजीन का नाम लिखो, बिल्कुल ट्रूथफुली नाम लिखना। ठीक है, अलग अलग शोज करे गए। सो दीज वर द फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन। ठीक है, बस ऐसे समझने का है, ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ एजिटेशन। ये सोल्ट सत्याग्रह में जो इतना रिवोल्ट चल रहा है, इतनी जो एजिटेशन चल रही है, उससे हुआ क्या? फॉरेन क्लोथ का इंपोर्ट गिर गया, बाकी आइटम्स का इंपोर्ट गिर गया, तो ब्रिटिश को बेसिकली इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली उनको लॉस होगा। यस, द गवर्नमेंट सफर्स आल्सो लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम लिकर, क्योंकि प्रोहिबिशन की बात हुई थी ना कि प्रोहिबिट कर दिया गया चीजों को, तो लिकर में उनको वो हुआ। एक्साइज ड्यूटीज वगैरह पे उनको लॉस हुआ, लैंड रेवेन्यू देना लोगों ने बंद कर दिया, नो रेंट नो रेवेन्यू जो कैंपेन चला गए थे। लेजिस्लेटिव असेंबलीज को लार्जली बॉयकॉट करा गया। सो दीज वर द वेरियस इम्पैक्ट of the agitation under the salt satyagrah and the civil disobedience movement. ठीक है, now what was the extent of mass participation? ठीक है, अब इतने लोग जो हैं हाईली मोबिलाइज्ड कर रखे हैं, अलग अलग सेक्शंस को देखते हैं कौन कौन एक्चुअल में इन्वॉल्व है भाई सीडीएम के अंदर। ठीक है,
विमेन की बात करें तो विमेन तो बिल्कुल फोर फ्रंट पे खेल रही थी इस पर्टिकुलर चीज में। सो देवर हैविंग अ लीडिंग पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द सोल्ट मार्च से लेके जो 78 पीपल थे वहां से लेके बिल्कुल लास्ट तक विमेन टुक पार्ट इन द मूवमेंट। इंडियन विमेन के लिए एक बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो बाहर निकलकर एक्चुअल में जो है फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग काम कर पा रही थी। स्टूडेंट्स का आपको पता ही है, द स्टूडेंट्स द यूथ प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर। मुस्लिम का पार्टिसिपेशन ना वो थोड़ा सा कम था, बिकॉज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान ना एक इशू था विच वाज द खिलाफत इशू। खिलाफत इशू की वजह से मुस्लिम का पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन में ज्यादा था। बट उसके बाद नॉन कोऑपरेशन के बाद ना ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मुस्लिम्स को अलग अलग कंपेंसेशन देना शुरू करा, उनकी हेल्प करना शुरू करा। ठीक है, तो सीडीएम में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, बट कुछ लोग थे जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफर खान, दीज वहां पर पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था। ठीक है, मर्चेंट्स जो पेटी ट्रेडर्स थे, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स थे, उनको बहुत मजा आ रहा था। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो गेम था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, बॉयकॉट मूवमेंट पे। अगर बॉयकॉट मूवमेंट चलता रहेगा तो क्या होगा, बॉयकॉट मूवमेंट अगर चलता रहेगा तो इन जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, इंडियन ट्रेडर्स हैं, उनको फायदा होगा। ठीक है, ट्राइबल्स ट्राइबल्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन था, पर्टिकुलरली किन एरियाज में, सेंट्रल प्रोविंसेस, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, जहां पर जो फॉरेस्ट एरियाज ज्यादा हैं। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था, बिकॉज वी सो कि जब गांधी का अरेस्ट हुआ था उसके बाद सोलापुर में कितनी फियरेस्ट स्ट्राइक्स करी थी उन लोगों ने। तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सोलापुर, इन एरियाज में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। पीजेंट्स का भी बिल्कुल अच्छा पार्टिसिपेशन था, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड गुजरात वाले एरियाज में। ठीक है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा था? अभी ये तो हो गया इंडियंस का, यहां तक कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडियंस का रोल क्या था। हमने अलग अलग सेगमेंट्स को देख लिया इंडियन सोसाइटी के। वी हैव सीन विमेन, वी हैव सीन स्टूडेंट्स, मर्चेंट्स, ट्राइबल्स, ठीक है, वर्कर्स, इन सब को हमने देख लिया। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा था? इट वॉज वेरी एम्बिवेलेंट, वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग, मिक्स्ड अप रिस्पॉन्स था। काफी पजल्ड था, परप्लेक्स था, बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। काफी पजल्ड था, उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि भाई करें क्या। क्यों? इसके लिए एक इडियम फ्रेज यूज होता है, डैम्ड इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट। देखो, तुम गए अगर तुमने कुछ करा, और तुम फिर भी गए अगर तुमने कुछ नहीं करा। अगर किया तो और भी ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अगर नहीं करा तो कांग्रेस वैसे जीत जाएगी। तो इसलिए उनका जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था वो काफी काफी क्या था, इट वॉज हाईली पजल्ड। ठीक है, इट वॉज हाईली कंफ्यूजिंग, मिक्सअप साउंड का वो था। ठीक है, बट जहां पर रिप्रेशन शुरू हो रही थी ना, उसके बाद तो सिविल लिबर्टीज, न्यूज़पेपर्स वगैरह, इन सब को रोका जाने लग रहा था। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये पावर, अब ये पॉइंट देखो, ये छोटा सा स्टार लगा रखा, एस्ट्रिक मार्क है ना, स्टार लगा रखा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एस्ट्रिक मार्क का मतलब है इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो तुम भी अपनी जो है आंखें बड़ी कर लो। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये पावर दी गई कि आप सिविल डिसोबीडियंस ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर सकते हो, उनकी फ्रीडम को बैन कर सकते हो। सेकंड, स्टार्टिंग में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इलीगल डिक्लेयर नहीं करा गया, बाद में जून में जाके इसको इलीगल डिक्लेयर करा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि स्टार्टिंग से कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो इलीगल डिक्लेयर्ड नहीं थी। बाकी लाठीचार्ज, अनआर्म्ड क्राउड्स के ऊपर ये सब किलिंग वगैरह, वुंडेड, ये सब चल रहा था। ठीक है, बीच में मई 1930 में, इफ यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेट, क्या हुआ था? मई 1913 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, और उसमें कहीं भी डोमिनेंट स्टेटस के बारे में दिया ही नहीं हुआ। तो इंडियंस जो थे वो और भी ज्यादा अपसेट हो गए। ठीक है, जुलाई 1913 में वॉइसरॉय जो इरविन थे, ही सजेस्टेड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो मार्च से ये सारा चलने लग रहा है, 12 मार्च से सारा का सारा चलने लग रहा है। कब तक चलेगा? 6 अप्रैल तक ये चलेगा। दांडी मार्च तो यहाँ तक चला, फिर आगे भी वो चल नहीं लग रहा है। तो दांडी मार्च वगैरह ये सब चलने लग रहा है। जुलाई 1913 में वॉइसरॉय इरविन क्या कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, ऐसे गोल बैठक करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, और आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द सजेशंस बाय तेज बहादुर सप्रू एंड एम.आर. जयकर। ठीक है, कि हम कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में एक पीस
एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तेज बहादुर सप्रू और MRJ करके आइडियाज थे जो इरविन ने एक्सेप्ट करे। अगस्त 1930 मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू वर टेकन टू यरवदा जेल टू मीट गांधी, कि गांधी यरवदा जेल में थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू गए उनसे मिलने के, भाई ऐसे बाहर तो ना पीस वगैरह की बात चल रही है बिटवीन दी कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट, बताइए गांधी जी क्या करना है। गांधी जी ने भाई 3 पॉइंट्स आगे, राइट टू सेसेशन फ्रॉम ब्रिटेन, कि हम ब्रिटेन से विड्रॉ कर सकते हैं, ये एक हमारी डिमांड है। सेकंड, जो नेशनल गवर्नमेंट है, कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट विद कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फाइनेंस, कि अभी तक तो डोमिनियन स्टेटस चल रहा था जिसमें डिफेंस और फाइनेंस वगैरह ये सब चीज किसके पास थी, ब्रिटेन के पास, बट नाउ वी वांट द कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट। थर्ड, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेटअप करा जाए ताकि ब्रिटेन के फाइनेंशियल जो क्लेम्स है कि हमारे पास ये पैसा आना चाहिए वो आना चाहिए, तो उनको सेटल किया जा सके उन सारी चीजों को। सो दीज वर द 3 डिमांड्स जो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी इनने यरवदा जेल के अंदर डिसाइड करा। ठीक है, उसके बाद अब इतनी भयंकर डिमांड्स रख दी, टॉक्स ब्रोक डाउन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, टॉक्स तो खत्म होनी थी। बट देन व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट ईयर, ये तो सब कब चल रहा है, इट इज इन जुलाई 1913 अगस्त 1930, इसी टॉक्स में समय निकल गया सारा का सारा। उसके बाद जो वॉइसरॉय हैं इरविन एंड गांधी, जनवरी 25 1931, अब इस डेट को याद कर लो, गांधी एंड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर रिलीज्ड अनकंडीशनली, इस डेट को सभी लीडर्स को रिलीज कर दिया कि ठीक है भाई तुम जाओ, कोई तुम पे केस नहीं है, कोई वो पॉइंट नहीं है, तुम जाओ और अपना जो है चिल करो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मार्च 5 1931 एक पैक्ट साइन होता है बिटवीन द वॉइसरॉय जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था और गांधी जो इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये पैक्ट साइन होता है दिल्ली के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द दिल्ली पैक्ट और आल्सो नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट। कब साइन होता है, 5 मार्च 1931। ठीक है, अब एक तरफ गांधी और द इंडियन पीपल है एंड दूसरी तरफ इरविन और द ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दोनों अगर एक पैक्ट को साइन कर रहे हैं तो इट मींस दे आर एट द सेम लेवल। कैसे लेवल पर आ गए, दोनों के दोनों सेम लेवल पर आ गए। ठीक है, इरविन ने अपनी तरफ से कुछ डिमांड्स रखी, इरविन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एग्रीड अपॉन, किस किस चीज पे उन्होंने एग्रीड करा। नंबर 1, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, अगर किसी पॉलिटिकल पर्सन को अगर उसने वायलेंस नहीं कराया तो हम उसको अभी रिलीज कर देते हैं, वायलेंस कराया तो भाई उस पर केस चलेगा, इस पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं। सेकंड, रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, जो जो आपने फाइन लगा रखे हैं और वो अभी कलेक्ट नहीं हुए उन फाइन्स को खत्म कर दो, ये इन्होंने बोला एग्रीड भाई। थर्ड, रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू द थर्ड पार्टी, जो गवर्नमेंट ने जब इन्होंने नो रेवेन्यू कैंपेन शुरू करा, पीजेंट्स ने, विलेजर्स ने, तो गवर्नमेंट्स ने इनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया, अपने पास रख लिया। अगर प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को सोल्ड नहीं हुई है तो इनकी प्रॉपर्टी और लैंड वापस कर दो इन लोगों की। फोर्थ, लीनियंट ट्रीटमेंट, थोड़ा सा लाइट ट्रीटमेंट करा जाएगा, ठीक है, टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने रिजाइन करा था। फिफ्थ, राइट टू मेक सोल्ट इन द कोस्टल विलेजेस फॉर पर्सनल कंजम्पशन नॉट फॉर सेल, कि आप खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के यूटिलाइजेशन के लिए आप सोल्ट बना सकते हो कोस्टल विलेजेस में, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर सकते। सिक्स्थ, राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, कि पिकेटिंग कर लो, शॉप्स के बाहर खड़े हो जाओ, लोगों को अवेयर कराओ, मना करो शॉप्स के, लेकिन वो चुपचाप पीसफुल और नॉन एग्रेसिव होनी चाहिए। सेवंथ, विड्रॉल ऑफ द इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस, जैसे 1931 में प्रेस के इमरजेंसी ऑर्डिनेंस आए थे प्रेस को रोकने के लिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए, तो उन सबको हम जो है रिमूव कर देंगे। दीज वर द 7 थिंग्स एग्रीड बाय इरविन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन वॉइसरॉय ने कुछ ऐसी डिमांड्स भी थी जो गांधी की डिमांड्स है जिनको उन्होंने माना ही नहीं था, ही टर्न्ड डाउन दीज डिमांड्स। तो याद रखना है ये 7 डिमांड्स मान ली गई थी एंड दीज आर सम ऑफ द डिमांड्स जो उन्होंने नहीं मानी थी। व्हाट आर दीज डिमांड्स? पब्लिक इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसेस, जहां जहां पर पुलिस ने अपनी हदें पार करी हैं उनकी वहां पर इंक्वायरी की जाए। इरविन बोला भाई ये इंक्वायरी नहीं हो सकती। सेकंड, कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डेथ सेंटेंस, भगत सिंह इन सबको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु
इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, इसको कम्यूट कर दिया जाए, इसको कोई दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो या सिंपल जेल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये बात भी मनाई, दैट्स वाई फिर बाद में क्या हुआ 23 मार्च, ठीक है 1931, ठीक है, तो उनको शहीद दिवस के दिन देवर हैंग टिल डेथ। ठीक है, गांधी ऑन बिहाफ ऑफ द, ये दो डिमांड्स उन्होंने नहीं मानी, ना पुलिस इंक्वायरी की मानी, ना कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स। कम्यूटेशन मतलब एक हैवियर सेंटेंस को, ठीक है, जो भी आपको सजा सुनाई गई है उसको एक लोअर सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना। गांधी ने किन किन बातों पर एग्री करा? नंबर 1, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे, थोड़े टाइम के लिए रोक देंगे। सेकंड, जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ठीक है, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है लंदन के अंदर, हम उसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ, क्योंकि फर्स्ट वाली तो होके खत्म भी हो चुकी थी। ठीक है, तो दीज वर द फ्यू थिंग्स जो उन्होंने एग्री करा था। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ना क्लियरली चीजों के बारे में यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव मेमोराइज्ड सम थिंग्स एज वेल। ठीक है, क्योंकि भाई इस मेमोराइज के बिना, इस लर्न करने के बिना ये चीजें आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगी। ठीक है, अब गांधी इरविन पैक्ट हो गया, बता दो कब होगा? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हो गया। उसमें कुछ चीजें डिस्कस होगी, चीजें एक्सेप्ट होगी, कुछ चीजें रिजेक्ट होगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि जो गांधी इरविन पैक्ट था ना, ये रिट्रीट था, एक प्रकार से हमने विड्रॉ करा, पीछे हट गए हम। ठीक है, बट ये एक विड्रॉ नहीं था। नंबर 1, मास मूवमेंट्स आर नॉट नेसेसरली शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो गांधीज डिसीजन टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज एग्रीड अंडर गांधी इरविन पैक्ट, उन्होंने बोल दिया था कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे, तो वो एक रिट्रीट नहीं था। वो क्यों नहीं था? मास मूवमेंट्स ना वो नेसेसरली शॉर्ट लिव्ड नहीं होती, आर नेसेसरली शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, कि आप मास इतने सारे लोगों को आप लॉन्ग टाइम के लिए तो ऐसे लगाए नहीं रख सकते ना, तो सस्पेंड करना, बीच में रोकना ही एक जो है स्मार्टनेस वाला जो है गेम प्ले है। ठीक है, क्योंकि मास मूवमेंट ज्यादातर शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटे समय के लिए होती है। सेकंड, कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू मेक सेक्रीफाइसेस वाज लिमिटेड। ठीक है, कि जो मासेस हैं, एक तो हो गए एक्टिविस्ट, जो पॉलिटिकल लोग हो गए, ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल में लगे ही रहते हैं, उनका काम ही फ्रीडम स्ट्रगल में। मासेस हैं, ये बेचारे पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, इनको शाम को जाके अपने घर में अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना है, ठीक है, अपनी लिविंग भी बनानी है, तो मासेस ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, इनका सेक्रीफाइस लिमिटेड होता है। थर्ड वन, देयर वर साइंस ऑफ एग्जॉशन आफ्टर सितंबर 1930। ठीक है, तो मार्च से अप्रैल तक तो ये चल रहा था दांडी मार्च, उसके बाद सितंबर तक ना धीरे धीरे एग्जॉशन दिखाई देने लग गया। पीपल सीम टू बी वेरी टायर्ड। ठीक है, स्पेशली अमंग द शॉपकीपर्स, मर्चेंट्स हु पार्टिसिपेटेड एंथुजियास्टिकली। ठीक है, सो दीज वर द 3 रीजंस जिनकी वजह से गांधी ने मूवमेंट को सस्पेंड करा, और ये रिट्रीट नहीं कहा जा सकता, ये विड्रॉल नहीं कहा जा सकता। यूथ हाईली डिसअपॉइंटेड हो गया। ठीक है, क्योंकि यूथ चाहता था कि ऐसे बिल्कुल जोर शोर से द वर्ल्ड टू एंड विद अ बैंग एंड नॉट विद अ विम्पर। विम्पर का मतलब होता है एक वेरी स्मॉल अमाउंट का साउंड, और बैंग होता है सब बिल्कुल धमाके से। तो ये चाहते थे कि पूरा का पूरा जो गेम अभी जो चलने लग रहा है सिविल डिसोबीडियंस का, ब्रिटिशर्स के साथ फ्रीडम स्ट्रगल का, ये एक बैंग के साथ खत्म होना चाहिए, नॉट विद अ स्मॉल साउंड। ठीक है, सो दिस वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, अब ये सस्पेंडेड फॉर्म में चल रहा है, अभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहां पर लंदन में चीजों को डिस्कस किया जाएगा और फिर चीजें आगे चलेंगी। लेकिन उससे पहले हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर जब ये दोबारा इसको शुरू करेंगे ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आने के बाद जब सीडीएम को वापस से रीस्टार्ट करेंगे ना, इसमें उतनी जान रहेगी नहीं, तो ज्यादा लोग इसमें एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मोस्टली जो सीडीएम था वो यहीं तक था। ठीक है, अब इस सीडीएम को हम कंपेयर करेंगे, कुछ पॉइंट्स बिल्कुल लास्ट है, विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। टेक अ डीप ब्रेथ एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट्स ओनली। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, नॉन कोऑपरेशन तो क्या चाह रहा था? सेल्फ गवर्नमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या, नॉन कोऑपरेशन में तो क्या बातें थी कि जो पंजाब रोंग्स उनको ठीक कर दो, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को ठीक कर दो। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। सेकंड, जो मेथड्स इन्वॉल्व थे,
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बिल्कुल फॉरेन रूल के साथ बिल्कुल थोड़े बहुत लॉज वायलेट हो रहे थे, यहां पर तो देयर वाज कंप्लीट वायलेशन ऑफ लॉज इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थर्ड, डिक्लाइन इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, जो इंटेलिजेंसिया थे, ठीक है, सच एज लॉयर्स, जो काम करने वाले लोग थे, स्टूडेंट्स थे, स्कूल्स में जो जाते थे, कॉलेजेस में थे, उनका ना कहीं जो प्रोटेस्ट का जो पॉइंट था वो कम हो गया था। मुस्लिम का पार्टिसिपेशन एनसीएम में ज्यादा था एंड सीडीएम में कम था। दो रीजन से, नंबर वन, सीडीएम में मुस्लिम के रिगार्डिंग कोई खिलाफत इशू जैसा कोई भी पर्टिकुलर इशू प्रेजेंट नहीं था। सेकंड, नॉन कोऑपरेशन के बाद से ब्रिटिश ने मुस्लिम्स को डेलिकेटली ट्रीट करना शुरू करा, उनको कुछ राइट्स दे दिए, उनकी कुछ हेल्प कर दी, इसलिए वो ज्यादा ब्रिटिश से अगेंस्ट नहीं थे। फिफ्थ पॉइंट पे, लेबर अपसर्ज, ठीक है, कोई भी बड़ा लेबर अपसर्ज हुआ ही नहीं जो मूवमेंट के साथ कोइंसाइड हो सके, ठीक है। एनसीएम के टाइम पे तो, ठीक है, लेबर अपसर्ज भी चलने लग रहा था और मूवमेंट भी चलने लग रही थी, लेकिन सीडीएम में नहीं हुआ। द मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स एंड बिजनेस ग्रुप्स, ठीक है, इनका मैसिव पार्टिसिपेशन था सीडीएम में, क्योंकि लोग ज्यादा अवेयर हो गए थे इन चीजों को लेके। जो नंबर ऑफ पीपल हु वर इम्प्रिजन्ड, ठीक है, दे वर अबाउट 3 टाइम्स मोर दिस टाइम। इस बार जो लोग इम्प्रिजन्ड हुए थे वो ज्यादा लोग हुए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कम लोग प्रिजन्स में, जेल्स में गए थे। कांग्रेस इस बार ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रोंगर वे में काम करने लग रही थी, ठीक है। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स, ठीक है, दीज आर द 8 पॉइंट्स जो एनसीएम को वर्सेस सीडीएम को अलग करते हैं, ठीक है। आई होपफुली यू हैव गॉट दीज पॉइंट्स। 1929 का लाहौर सेशन हमने देख लिया, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट थे। 1930 के अंदर कोई सेशन ही नहीं होता बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज गोइंग ऑन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट से हम शुरू करेंगे द कराची सेशन ऑफ 1931, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।